मैं गीता पालीवाल बीए फर्स्ट ईयर में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। पहले हम राजनीतिक सिद्धांत के विशेषता पढ़ चुके हैं, परंपरागत और आधुनिकता। आज हम पढ़ेंगे अध्ययन पद्धतियाँ। व्यवहारवाद में और उत्तर व्यवहारवाद वो तो हम इस पाठ से शुरू करेंगे, लेकिन व्यवहारवाद पढ़ने से पहले आपको अध्ययन पद्धतियाँ पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इनके द्वारा ही सारी बातों को लिखा जाता है, शोध किया जाता है, निष्कर्ष निकाला जाते हैं, फिर उस देश की व्यवस्था बताई जाती है कि उस समय क्या हुआ था। जैसे पहले भी बता चुकी है कि इतिहास में चल के देखते कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था, कैसे के लोग रहते थे, किसको पूजते थे, कैसे उनके मकान थे। तो वो सब तथ्य आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है। कोई कल्पनावादी पहले भी बढ़ चुकी है कि प्लेटो वो कल्पनावादी था, वो कैसे भी कल्पना करके करता था, फिर कह देता कि ये संभव है या नहीं वो लोग बताएंगे। यानी ऐसी व्यवस्था यहाँ तो बन ही नहीं सकती और स्वर्ग में ही बन सकती। तो कल्पनावादी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो वैज्ञानिक विधि अपनाते, पद्धतियाँ अपनाते, तो उनको तथ्य आंकड़ों द्वारा ही बनाया जा सकता। तो ये है, हम दो पद्धतियाँ पढ़ेंगे आज। मेन यही है दो, बाकी तो और भी पद्धतियाँ हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लेखक है किसी राजनीति के बारे में, किसी के बारे में जो शोध निकालता है, तो ज़्यादातर ये आगमनात्मक और निगमनात्मक पद्धतियाँ अपनाते हैं। तो पहली पद्धति है आगमनात्मक पद्धति, यानी विशेष से सरल की ओर विशेष बातें ली जाती है, फिर सरल से उनका निष्कर्ष निकाला जाता है। और निगमनात्मक में सरल से विशेष की ओर, आगमनात्मक में विशेष से सरल की ओर, और निगमनात्मक में सरल से विशेष की ओर। तो ये आगमनात्मक में पद्धति में क्या होता है, वो वैज्ञानिक विधि होती है। उसको तथ्य आंकड़ों को लेकर फिर निष्कर्ष निकाला जाता है, और फिर वास्तव में कि ऐसा ही होगा वैज्ञानिक विधि द्वारा, वो है आगमनात्मक। यानी विशेष बातें ली जाती है, फिर सरल से उनको बताया जाता है कि ये बात होती है। इस विधि में वैज्ञानिक प्रयोग होता है, यानी प्रयोग किया जाता है। जैसे अरस्तु ने आगमनात्मक पद्धति दी, तुलना की जाती है, एक देश दूसरे देशों से तुलना की जाती है। तुलना में ये बताया गया कि तुलना में देखा जाता है कि कौन सी शासन व्यवस्था अच्छी है। तो जैसे कि संविधान ने आगमनात्मक पद्धति अपनाई थी अरस्तु ने, तो 158 संविधानों का वर्गीकरण करके निष्कर्ष निकाला। फिर उन्होंने कहा कि ये क्या कि राजतंत्र, लोकतंत्र और कुलीन तंत्र, ये तीनों होनी चाहिए। लोकतंत्र को सही नहीं माना, राजतंत्र को माना उन्होंने, अरस्तु ने। लेकिन राजतंत्र कैसा कि राजा भी कानून का पालन करे, राजा मन चाहे कानून न बनाए, जो जनता के ऊपर लागू है वो राजा के ऊपर भी लागू होना चाहिए। तो उन्होंने ऐसा, तभी राजतंत्र अच्छा होगा। लोकतंत्र का कि लोग भ्रष्टाचार में आ जाते, फिर वो सही से शासन नहीं कर पाते। तो अरस्तु ने 158 संविधान का वर्गीकरण करके फिर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो वो है आगमनात्मक, यानी वैज्ञानिक विधि द्वारा करना। दूसरा है निगमनात्मक पद्धति, यानी सरल से विशेष की ओर। सरल बातें ली जाती है, फिर विशेष की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इसमें कल्पना चलती है। इसमें आगमनात्मक में कल्पना नहीं चलती, वो तथ्य आंकड़ों को लेकर फैक्ट, उनको रीजन मिलेगा, निष्कर्ष निकलेगा, तभी वो लेगी बातें, बाकी नहीं लेंगे। लेकिन निगमनात्मक में कल्पना द्वारा कुछ भी ले सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसा कि होगा कि नहीं होगा वो पता नहीं, लेकिन आगमनात्मक तो कह रहे ऐसा ही होगा, वैज्ञानिक प्रयोग करते तो ऐसा ही होगा। तो ये है आगमनात्मक पद्धति, यानी तथ्य और आंकड़ों को लिया जाता है। और दूसरा है निगमनात्मक पद्धति, यानी दार्शनिक, यानी कल्पना द्वारा या विचारों द्वारा ये पद्धतियाँ अपनाई जाती है। तो आगमनात्मक में ऐसे तथ्यों से प्रारंभ किया जाता है जिसका स्वरूप या तो ऐतिहासिक होता है, या प्रयोग, तुलना या निरीक्षण या परिणाम होता है। उदाहरण के लिए जैसे परिवेक्षणात्मक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक, प्रयोगात्मक, आनुभाविक, वैज्ञानिक पद्धतियाँ, ये सब पद्धतियाँ किसमें आएगी, आगमनात्मक में। आगमनात्मक में उदाहरण दिया है कि पर्यवेक्षण भी कर सकते हैं। उसमें इतिहास की जो बातें लेकर उन्होंने कैसे वो राजा इतना आगे बढ़ा, इतना शक्तिशाली कैसे बना, तो इतिहास का देखकर ऐसी व्यवस्था वो अब वर्तमान में अपना सकते हैं। तुलना, अभी कहा मैंने, दो देशों की या कितने भी देशों की तुलना करके
निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ऐसे करेंगे तो ये हो सकता है। प्रयोग भी कर सकते हैं किसी के ऊपर कि किसी देश की ऐसी व्यवस्था रखे और कैसे जनता सुखी रहती है, अनुभव करके, वैज्ञानिक प्रयोग करके किसी के, तो इस तरीके से आगमनात्मक पद्धति का उपयोग किया जाता है। जो शासन व्यवस्था के बारे में लिखा जाता है, किसी के बारे में राजनीति है तो फिर शासन व्यवस्था ही आएगी। तो आगमनात्मक पद्धति में तथ्यों आंकड़ों को लेकर लिखा जाता है कि ये हुआ, ये करोगे तो आगे ये होगा और होगा ही। क्यों? क्योंकि ये वैज्ञानिक विधि है। दूसरा है निगमनात्मक। निगमनात्मक में सामान्य सिद्धांतों के सत्य होने की कल्पना पहले ही कर ली जाती है। उदाहरण के लिए दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक, यानी पहले ही सामान्य से विशेष की ओर जाना है तो पहले ही कल्पना कर लेते कि एक देश है, वो है, उसकी शासन व्यवस्था ऐसे होगी। अब तथ्य आंकड़े नहीं ले रहे, वो कल्पना कर रहे, तो वो दार्शनिक हिसाब से। और मनोवैज्ञानिक वही विचारों को, अपने खुद के विचारों को आगे करना, और दार्शनिक यानी कल्पनावादी। तो इसमें कल्पना द्वारा, मनोविज्ञान द्वारा निगमनात्मक पद्धति को अपनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों पद्धति बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कहोगे कि सिर्फ आगमनात्मक ही अच्छा, फिर निगमनात्मक को क्यों ले? निगमनात्मक को इसलिए लिया जाता है क्योंकि आगमनात्मक पद्धति हमेशा तथ्यों और आंकड़ों को मानता है, लेकिन निगमनात्मक इसलिए कि कहाँ पर चलते चलते तथ्य आंकड़े नहीं मिले तो उसमें थोड़ी कल्पना की जाती है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में उनकी लिखित लिपि लिखी, लेकिन कोई पढ़ नहीं सका, तो उन्होंने कल्पना की आगे चलना वही के वही। अगर तथ्य आंकड़े मिले, लिखित पढ़ नहीं सके तो वहाँ के वे रुक जाते, आगे हम बढ़ते भी नहीं। तो वहाँ क्या किया उन्होंने कि वो लिखित रूप तो मिला लेकिन पढ़ नहीं सके, तो उसमें कल्पना की कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे क्योंकि उसमें लिपि ये मिली। तो ये कल्पना आगे चलने के लिए ये कल्पना थोड़ी सी लेनी पड़ती है, कभी तथ्य आंकड़े नहीं मिले तो दोनों पद्धतियों का बड़ा ही महत्व होता है। किसी भी शासन व्यवस्था को जानने के लिए, कैसी व्यवस्था थी, कैसी होगी, कैसी होनी चाहिए, कैसा विकास देश करेगा, ये सब बातें आगमनात्मक और निगमनात्मक पद्धति द्वारा ही तय की जाएगी। ठीक है बच्चों, कल हम पढ़ेंगे व्यवहारवाद की विशेषता। तो पहले ये पद्धतियाँ इसलिए बताई ताकि व्यवहारवाद कैसे आया, क्योंकि परंपरागत के विरोध में ये क्रांति हुई और व्यवहारवाद की स्थापना हुई, डेविड ईस्टन ने की थी। तो वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, व्यवहारवाद की विशेषता कल पढ़ेंगे। बाय बच्चों।